देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की अलग अलग। इसमें हम आपको बता रहे हैं मिक्स कॉम्बिनेशन, जिसमें कि सीरीज में है कुछ सेल और कुछ पैरेलल में। ये रियल कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पर जो भी सेल हमारे पास है उन सारे सेल का ईएमएफ हमने ई लिया है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर लिया है। हमने ये एज्यूम किया है कि इधर हॉरिजॉन्टली n सेल्स जुड़े हैं जो कि सीरीज में है एक रो में, और वर्टिकली एक कॉलम में m सेल्स जुड़े हैं। तो देखिए, इस तरीके से अगर हम इक्विवेलेंट फाइंड करें, इक्विवेलेंट ईएमएफ सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने जैसा पढ़ा, तो ये इन सारे सेल का एक इक्विवेलेंट सेल होगा जिसका ईएमएफ क्या होगा, n टाइम्स ई। अगर n सेल जुड़े हों तो जो कॉम्बिनेशन मिलेगा इनका इक्विवेलेंट, फर्स्ट स्टेप हम सॉल्व कर रहे हैं। इन सारे हॉरिजॉन्टल सर्किट में सारे हॉरिजॉन्टल सेल्स को आप इनका ईएमएफ ऐड कर दीजिए और इक्विवेलेंट फाइंड कर लीजिए इनके इंटरनल रेजिस्टेंस का। तो इसका n टाइम्स ई हो जाएगा ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, n टाइम्स आर हर एक सेल का। और ये किस में कनेक्टेड रहेंगे, पैरेलल में। ऐसे कितने सेल, तो m सेल। तो इस तरीके से m सेल्स मिलेंगे जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है। कितनी सेल, m सेल्स। अब देखिए, हर एक सेल का ईएमएफ अब इसमें क्या होगा, हर एक सेल का ईएमएफ होगा n टाइम्स ई और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, n टाइम्स आर। तो इनका इक्विवेलेंट अगर फाइंड करें पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो हमने ये पढ़ा था कि जो एक सेल का होगा ईएमएफ वही पूरे कॉम्बिनेशन का ईएमएफ होता है इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एक सेल का कितना है, n टाइम्स ई। इक्विवेलेंट ईएमएफ ई इक्विवेलेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, n टाइम्स ई। और इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कैसे फाइंड होगा, 1 अपान आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपान एन आर प्लस 1 अपान एन आर प्लस डैश डैश 1 अपान एन आर m टाइम्स। m टाइम्स ऐड करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 1 अपान आर इक्विवेलेंट इक्वल टू m अपान एन आर। तो यहां से r इक्विवेलेंट दे देगा, ये r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, एन आर अपान m। अब जरा देखिए, इस रेजिस्टेंस के साथ ये होल कॉम्बिनेशन, इस रेजिस्टेंस के साथ ये होल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल कैपिटल R प्लस एन आर बाई एम। R इक्विवेलेंट ऑफ होल कॉम्बिनेशन ये होगा R इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R इक्वल्स टू एन आर बाई एम प्लस आर। एन आर बाई एम इसका निकाले इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये आर है जो कि इसके साथ सीरीज में है, तो इतना हो जाएगा। तो करंट थ्रू द सर्किट कितनी होगी, ईएमएफ अपान टोटल रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा m टाइम्स ई अपान एन आर प्लस एम आर।
अब कंडीशन फाइंड किया जाता है कि ये करंट मैक्सिमम कब मिलेगी। जाहिर सी बात है, हमारे पास अगर रजिस्टर्स हैं तो हम चाहेंगे ये कैलकुलेट करना कि किस कंडीशन में, किस कॉम्बिनेशन में हमें मैक्सिमम करंट मिलेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट किया जाता है। आप देखिए, करंट मैक्सिमम तब होगी जहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, एन आर प्लस एम आर की, जो डिनोमिनेटर है करंट के एक्सप्रेशन में, ये डिनोमिनेटर में आया एन आर प्लस एम आर, इसकी मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो जरा देखो, तभी ना कुछ कंडीशन एन और एम में हमें पता रहेगा कि कितने नंबर्स ऑफ सेल्स हम जोड़े, तभी हम ये पता कर पाएंगे कब हमें मैक्सिमम करंट मिलेगी। तो इनमें रिलेशन एक डिराइव कर दिया जाता है। कैसे, तो इसको मिनिमम रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, थोड़ा सा मैथमेटिकल एडजस्टमेंट किया जाता है। मैं बता दे रहा हूं, एन आर प्लस एम आर को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एन आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एम आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। इसमें हम 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एम आर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एम आर, ये ऐड भी कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ ऐड कर लो। 2 टाइम्स एन आर स्क्वायर रूट ऑफ एम आर, ये अलग है। अब जरा देखिए क्या करने जा रहा हूं। ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये ए है, ये बी है, स्क्वायर रूट ऑफ एन आर स्क्वायर रूट ऑफ एम आर। तो स्क्वायर रूट ऑफ एन आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन आर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो हमने पाया कि एन आर प्लस एम आर की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एन आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम आर होल स्क्वायर, अब प्लस 2 टाइम्स रूट एन आर रूट एम आर। ये देखिए, ये दो पॉजिटिव क्वांटिटी का डिफरेंस है, इसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा। अगर ये चीज 0 हो जाए, वाट एवर बी द वैल्यू ऑफ डिफरेंस, द वैल्यू विल बी पॉजिटिव, और ये इसमें ऐड होगी, तो ये कितना कम हो सकता है, ये नेगेटिव तो कभी होगा नहीं। तो किसी भी वैल्यू के लिए एन आर और एम आर के लिए ये अगर नॉन जीरो आता है तो वो आके इसमें ऐड होगा और वैल्यू को बढ़ाएगा। तो उसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये 0 हो जाए। ये अगर 0 होगा, अगर 0, तो एन आर प्लस एम आर की मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो फॉर एन आर प्लस एम आर मिनिमम, स्क्वायर रूट ऑफ एन आर मस्ट बी, या माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम आर इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो ये हमें मिला कि एन आर किसके बराबर होना चाहिए, एम आर। तब हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम करंट मिलेगी। ठीक है, सर्किट में। तो ऑप्टिमम करंट फाइंड करने के लिए ये कंडीशन होता है कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, multiplied by internal resistance of one cell must be equals to the number of
नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन वन वर्टिकल कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल लोड। अगर ये इक्वल होगा तो हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम करंट। ये आपके पास कंडीशन हो गया। ठीक, तो ये भी कहा जाता है कि N/M, कई तरीके से इसको कह सकते हो। N/M इक्वल्स टू क्या होगा, R/r। तो ये जो रेजिस्टेंस का रेशियो हो वो क्या होना चाहिए, N और M के रेशियो में होना चाहिए। इस तरीके से कनेक्ट करें। तो कई तरीका है फाइंड करने का। कहने का मतलब कंडीशन ये आया कि NR इक्वल्स टू MR होना चाहिए, तब हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम करंट मिलेगी। तो कॉम्बिनेशन का यहाँ पे टॉपिक फिनिश हो जाता है। सेल के कॉम्बिनेशन का कोई डाउट हो आप लोग व्हाट्सएप पे शेयर करिए। इसके बाद जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, अब कुछ प्रैक्टिकल से रिलेटेड टॉपिक, डिवाइसेस, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, जो कि हमें प्रैक्टिकल में भी करना है। लगभग 5 प्रैक्टिकल हैं आपके, जो कि लगभग क्या एग्जैक्टली 5 प्रैक्टिकल हैं, जो कि मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर पे है इसी चैप्टर से। तो पूरी तरीके से ये चैप्टर प्रैक्टिकल चैप्टर है। तो इसमें करना आपको है एक्टिविटीज प्रैक्टिकल, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं उनको, वो सिलेबस में भी हैं वो डिवाइसेस, मतलब थियोरेटिकल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं बात करूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ देखिए, किरचॉफ्स लॉ क्या होता है। लॉ क्या, ये रूल है, वेरिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें 2 रूल है। इन्होंने 2 रूल दिया था फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। जैसे हम लोगों ने जो पढ़ा है पैरेलल सीरीज, जहाँ समझ में आ जाता है या करंट का डायरेक्शन दिया रहता है, वहाँ पर सिंपली हम पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन लेके सॉल्व कर लेते हैं सर्किट को, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। लेकिन कई जगह 3 डायमेंशनल सर्किट होते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, जिसमें कि रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर रहेगा, कैपेसिटर पे चार्ज पूछेगा, करंट की वैल्यू पूछेगा अलग अलग पार्ट में। तो उस केस में उसको सॉल्व करने के लिए हमें इस रूल की, दोनों रूल की ज़रूरत पड़ती है। और इनको अप्लाई करके हमारा जो क्वेश्चन होता है वो इजीली सॉल्व हो जाता है। तो इसमें 2 रूल है। फर्स्ट रूल क्या है, या फर्स्ट लॉ, आप पढ़िए, बुक में दोनों लिखा रहता है, रूल लॉ। लॉ आप जानते हैं कि प्रूव्ड रहता है। तो फर्स्ट रूल ये है जंक्शन लॉ, इसको कहा जाता है जंक्शन लॉ। ये क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, किसी जंक्शन पर जितनी करंट आके मिलती है उतनी ही करंट जंक्शन को छोड़ती है। तो इसको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में ये कहा जाता है, अगर मान लीजिए ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है। तो सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में ये कहा जाता है कि करंट मीटिंग एज अ जंक्शन इनसाइड इलेक्ट्रिकल सर्किट, नहीं, algebraic sum of the current meeting at a junction in a electrical circuit is equals to 0। algebraic sum का मतलब ये होता है कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेना पड़ेगा। ये आप पर डिपेंड करता है
कि इस जंक्शन की तरफ जाने वाली करंट को पॉजिटिव लो या नेगेटिव। अगर इसको पॉजिटिव लेते हो तो इससे दूर जाती करंट को आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, जब अलजेब्रिक सम आप दिखाते हैं। या आप सिंपल वर्ड में कह सकते हैं इस स्टेटमेंट को कि द टोटल करेंट मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल्स टू द टोटल करेंट लीविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है, कहने का मतलब जितनी करंट यहाँ जा रही है उतनी ही करंट इस जंक्शन को लीव करेगी। बाकी कहाँ से आएगी करंट? करंट होता क्या है, चार्ज फ्लो कर रहा है, तो जो चार्ज यहाँ आएगा वही ना इधर जाएगा। तो ये रियली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, जो किरचॉफ फर्स्ट रूल है या फर्स्ट लॉ है। ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहें तो ये लॉ हो गया। ठीक है, क्योंकि वो प्रूफ है लॉ आप कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं चार्ज की। तो जितना चार्ज यहाँ आएगा उतना ही चार्ज यहाँ छोड़ के जाएगा। अगर हम स्टेटमेंट, तो आप यही कहिएगा कि अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल करंट मीटिंग एट द जंक्शन इनसाइड इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल्स टू 0। अलजेब्रिक सम में हम ये मान लें कि ये पॉजिटिव हैं जो कि इस जंक्शन की तरफ जा रही हैं, ये जंक्शन जे है, और जो लीव कर रही हैं वो निगेटिव है। तो हम क्या लिखेंगे? I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I4 प्लस I5। ये टोटल करेंट मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन इक्वल्स टू टोटल करेंट लिविंग द जंक्शन। देखिए ये भी आ गया जो स्टेटमेंट हमने कहा इस स्टेटमेंट से। तो आप दोनों में से कोई कर सकते हो। तो ये तो फर्स्ट रूल हुआ या फर्स्ट लॉ हुआ। दूसरा लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, लूप लॉ। तो लूप लॉ क्या कहता है उसको देखते हैं। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ को कहा जाता है लूप लॉ। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर काम करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, वो कैसे? इनसाइड सर्किट, एक सर्किट हम बना दें, यहाँ पर कई रेजिस्टेंसेस हैं। सर्किट में क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा, सेल होगा। ठीक है, तो ये एक सेल है, इसका EMF E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया होगा तो उसको भी कंसीडर करेंगे। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R1 लगा है, यहाँ पर एक सेल E2 है, यहाँ पर रेजिस्टेंस R2 लगा है, फिर यहाँ पर एक सेल E3 है, मान लेते हैं। ठीक, इसको हटा ही देते हैं, एक रेजिस्टेंस जोड़ लेते हैं, मान लीजिए ये है। यहाँ से करंट I1 फ्लो कर रही है इसमें, ये I1 आई, यहाँ I2 जा रही है। अपने से हम ये लिख रहे हैं रफली, और इधर I3 करंट जा रही है, फ्लो कर रही है। आपको समझ में आ रहा होगा कि I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I2 होगा। लेकिन हम ऐसा कुछ, यहाँ पर ये लूप्स दो फॉर्म हो रहे हैं, एक ये लूप है, एक ये लूप है, एक और है, एक बड़ा वाला है, पूरा ये, तो 3 लूप है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि algebraic sum of the EMF or potential drop or gain through a loop is equals to 0।
या when moving along a loop in a closed loop, the sum of all EMF, algebraic sum of all EMF is equals to the product of current and resistance through the loop. एक क्लोज लूप में अगर आप मूव कर रहे हैं तो उस लूप में जो EMF हैं उनका अलजेब्रिक सम क्या होगा, इज इक्वल्स टू द sum of the current, product of current and resistance inside loop. हम अगर किसी भी लूप में मूव करें, किसी भी लूप में, इसमें 1 2 3 लूप हमें दिखाई दे रहा है, तो उसमें जो EMF हमें मिलेंगे, मतलब सेल के जो EMF मिलेंगे उनमें EMF का अलजेब्रिक सम क्या होगा, करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के सम के इक्वल होगा। अब वो चाहे प्लस के साथ सम हो चाहे माइनस के साथ, तो आप ये देख सकते हो, क्योंकि हम जिस तरीके से कनेक्ट किए हैं बैटरी हर एक लूप में वैसे नहीं मिलेगा। तो ये रियली है क्या, आप अगर किसी भी बैटरी से गुजरते हो तो आपको क्या मिलेगी, वहाँ पर एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और किसी रेजिस्टेंस से आप गुजरते हो तो वहाँ पर आप एनर्जी हो सकता है कि लूज करें या वहाँ भी गेन करें। ये मूवमेंट पर डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। रियली क्या मिलेगा हमें, पोटेंशियल ड्रॉप कहीं मिलेगा, कहीं गेन मिलेगा। तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इन अ क्लोज लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप एंड गेन्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ड्रॉप्स एंड गेन्स का मतलब क्या है, ड्रॉप्स एंड गेन्स का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कि किसी भी सर्किट में 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो कर रही होगी, या अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, सेम पोटेंशियल पे है, तो वहाँ पर कोई करंट नहीं फ्लो करेगी। तो आप जब सर्किट में घूमेंगे तो कोई सेल मिलेगा, तो सेल के थ्रू आपको डिसाइड करना होगा कि हमें पोटेंशियल लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे अगर जा रहे हैं तो हमें पोटेंशियल गेन मिलेगा, मतलब लो से हाई जा रहे हैं इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल गेन मिलेगा। अगर हाई से लो जा रहे हैं तो हमें पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, ठीक है। तो अब हम आपको इसको अप्लाई करने का रूल, मेन चीज़ है, इस लॉ को भी लिखने के लिए आता है, लॉ भी लिखने के लिए आता है थियोरी में, लेकिन जो जेन्युइन चीज़ है इसको यूज करना, किस तरीके से यूज, स्टेटमेंट अलग अलग तरीके से दिया गया है, आप इसमें अप्लाई करके मैं बता दे रहा हूँ किस तरीके से अप्लाई करोगे। प्लस और भी सर्किट जैसे कैपेसिटर कंटेनिंग सर्किट है तो उसमें कैसे अप्लाई करोगे, पार्शियली किसी सर्किट में आप कैसे अप्लाई करोगे इस किरचॉफ्स रूल को। तो जरा देखो, इसमें इस सर्किट में अगर आप मूव करें, पहले वाले लूप में, इस लूप में हम मूव कर रहे हैं, मान लीजिए इनको पॉइंट्स मैंने लिख दिया कि ए है फॉर सिंबल, बी सी डी ए एफ। तो हम लूप इन अ क्लोज लूप आप जैसे मूव करें, क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ये आपके ऊपर है। मैं जिस तरीके से दिखाया हूँ एरो, ऐसे मूव कर रहे हैं। ए से मूव करूँगा, ए पर आऊँगा, क्लोज लूप हो जाएगा। ए से मूव करूँगा, ए एफ सी बी ए, इन लूप ए एफ सी बी ए, ये क्लोज लूप हो गया। इसमें हम मूव करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। अगर किसी रेजिस्टेंस से आप गुजरते हैं, किसी रेजिस्टेंस से आप फ्री हैं, चाहे क्लॉकवाइज घूमिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, ठीक है। जितने भी लूप हैं एक साइड से आप घूमो चाहे डिफरेंट टाइप से घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये याद रखना कि अगर उसमें करंट के डायरेक्शन के एलांग आप मूव कर रहे हो, जिधर करंट फ्लो कर रही है और किसी रेजिस्टेंस से गुजर रहे हो, तो वहाँ आपको पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। अगर
किसी रेजिस्टेंस से आप गुजर रहे हो और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहे हो तो वहाँ आपको पोटेंशियल गेन मिलेगा। जहाँ पोटेंशियल गेन मिले, जहाँ पोटेंशियल गेन मिले उसको पॉजिटिव साइन से लिखना, और जहाँ पोटेंशियल ड्रॉप मिले वहाँ पर नेगेटिव साइन से लिखना। अगर बैटरी से आप गुजरते हो और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हो तो वहाँ पर आपको पोटेंशियल गेन मिलेगा। नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? पोटेंशियल गेन मिलेगा। और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, ध्यान से सुनना, पॉजिटिव से नेगेटिव अगर जा रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। पोटेंशियल गेन को हमें कुछ मिला, उसको पॉजिटिव हमारे लिए, और जो ड्रॉप हो रहा है, जो हमने खोया, वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। आप इसको इस तरीके से समझो कि आपके पास 100 रुपया था, यहाँ मान लो 100 रुपया आपको मिला ए पर, और यहाँ जहाँ पर ड्रॉप होगा वहाँ खर्च कर रहे हो, और जहाँ गेन मिलेगा वहाँ कमा रहे हो। तो कहीं कहीं खर्च करोगे, कहीं कमाओगे, कहीं खर्च करोगे, कहीं कमाओगे, और सब मिला के जब ए पर आओगे तो कितना रहेगा आपके पास? 100 रुपया। यही कहानी है। तो अब ये तो पैसे पे मैंने बता दिया कि आप कहीं क्या कर रहे हो, कहीं गंवा रहे हो, कहीं कमा रहे हो। तो कुल मिल के अगर पूरे लूप में आओगे तो वह जब इनिशियल पॉइंट पर आओगे तो तुम्हारे पास क्या हो? 100 रुपया हो। तो यही इस लूप की कहानी है। ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें मैंने बता दिया कि बैटरी से आप गुजरोगे नेगेटिव से पॉजिटिव तो पोटेंशियल गेन मिलेगा, और जहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हो, जो डायरेक्शन आप दिखाए हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहे हो और रेजिस्टेंस से गुजरते हो तो आपको पोटेंशियल गेन मिलेगा। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो करंट के और रेजिस्टेंस से गुजरते हो तो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। कैपेसिटर में, अगर कैपेसिटर कंटेनिंग सर्किट है तो उसमें अगर पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट जा रहे हो तो वहाँ पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। कितने के बराबर? तो V इक्वल्स टू क्या होता है? Q/C। तो Q/C के बराबर आपको पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। कब? जब पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हो तो आपको पोटेंशियल गेन मिलेगा। जैसे बैटरी में नेगेटिव पॉजिटिव है वैसे ही कैपेसिटर में होता है। जहाँ कैपेसिटर लगा है जिस पार्ट में सर्किट के, वहाँ कोई करंट नहीं फ्लो करेगी स्टेडी स्टेट में, मतलब कैपेसिटर चार्ज हो गया तब। अगर फुली चार्ज नहीं है तब करंट फ्लो करेगी उसके पार्ट में फॉर चार्जिंग, और जब चार्ज हो जाता है तो उसको स्टेडी स्टेट कहा जाता है, तब उसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। ये ध्यान रखना होगा हमें। अब हम बताते हैं कि ये तो एक सिंपल मैंने ऐसे ही लूप ले लिया है बस आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से अप्लाई करोगे। ठीक है, हम मूव कर रहे हैं ए से ए तक थ्रू दिस पाथ, इस लूप में। तो अगर हम मूव करेंगे तो ए से एफ तक जाओगे, ना रेजिस्टेंस मिला, ना बैटरी, ना कुछ, तो जो ए का पोटेंशियल वही एफ का पोटेंशियल। फिर यहाँ आया बैटरी आई, इसका ईएमएफ कितना है? तो इसका ईएमएफ E2 है, इसका ईएमएफ E2 है। तो E2 के बराबर हमें पोटेंशियल क्या मिलेगा? देखो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हम जा रहे हैं, तो इस केस में हमें हम पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो हमें पोटेंशियल क्या मिलेगा? ड्रॉप। ठीक है, कितने के बराबर? E2 के बराबर। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना पैसा हमें मिला था? तो VA के बराबर, जो भी ए पॉइंट का पोटेंशियल है। ठीक, तो लिख देते हैं VA। यहाँ तक आए कोई ड्रॉप नहीं, जब यहाँ आए तो E2 के बराबर क्या मिलेगा? ड्रॉप। तो माइनस क्या लिख दें? E2। सिंपल है, हम पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? माइनस E2। अब यहाँ आए R2 के थ्रू पास हो रहे हैं। यहाँ देखो I2 करंट का डायरेक्शन क्या लिखाया हूँ, ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और हम जा रहे हैं किधर? इधर, F से C। इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मैंने कहा कि किसी रेजिस्टेंस के थ्रू I2 करंट इस रेजिस्टेंस R2 के थ्रू फ्लो कर रही है। तो अगर इसके थ्रू हम जाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे R2 के, और R2 के अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाओगे तो पोटेंशियल क्या मिलेगा? गेन। ठीक है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस से गुजरोगे तो क्या मिलेगा हमें?
पोटेंशियल गेन। गेन को क्या लिखना है हमें, पॉजिटिव, ठीक है। तो जरा देखो कितना पोटेंशियल इसके टर्मिनल के बीच में कितना पोटेंशियल गेन मिलेगा हमें। तो जितनी करंट है और जितना रेजिस्टेंस है मल्टीप्लाई कर दो, तो I2R2 कितना मिला हमें, I2R2। फिर हम पहुंचे C पर, C से B तक ना ड्रॉप ना गेन, फिर आगे मूव किए। अब ये I1 करंट इधर ही फ्लो कर रही है, इधर ही हमें मूव करना है B से A। तो B से A मूव करेंगे तो R1 रेजिस्टेंस के थ्रू हमें गुजरना होगा करंट के डायरेक्शन में। तो हमें क्या मिलेगा, ड्रॉप। कितने के बराबर ड्रॉप मिलेगा भाई, तो I1R1। फिर एक EMF आया, यहाँ हम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं सेल के। तो हमें क्या मिलेगा, गेन मिलेगा कितने के बराबर, E1 के बराबर। तो प्लस E1, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब कहाँ पहुंच गए, ए पर। तो कितना हमारे पास पैसा है भाई अभी, तो VA। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VA। तो ये सब जोड़ घटा के कितना मिल जाएगा, VA के बराबर। अब ये VA क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो ये मिलेगा E1 माइनस E2 इक्वल्स टू I1R1, इधर भेज दें इसको, माइनस I2R2। तो देखिए अलजेब्रिक सम ऑफ EMF in a loop is equals to algebraic sum of product of current and resistance through the loop, है कि नहीं आया। अगर करंट और केवल रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस कंटेनिंग सर्किट है तब, और बैटरी केवल है तब। लेकिन अगर कैपेसिटर भी होगा तो उसको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप। तो Q/C के बराबर जितना चार्ज जो कैपेसिटर पर गिवन रहेगा, या आपको एज्यूम करना पड़ेगा अगर फाइंड करना है तो उसकी कैपेसिटी अगर गिवन है तो Q/C के बराबर या तो ड्रॉप मिलेगा या गेन। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो ड्रॉप, और नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हो तो गेन। बस उसको उस तरीके से लिख देना है और इसको सॉल्व कर लोगे। तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गया इस लूप में। इस लूप में अगर मूव करें, ये चीज़ जो करंट की वैल्यू हमने लिखा है ये हमेशा गिवन नहीं होती, कभी सर्किट में गिवन रहती है, कभी खुद से लिखना पड़ता है। तो अब ये तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात हो गई कि हम किस तरीके से आपको बताएं कि अलग अलग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे कैसे होते हैं। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करके ही पता किया जा सकता है। तो हम एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऐसा ढूंढेंगे जिसमें कि सारे कॉन्सेप्ट हम समझा पाएँ आपको, ठीक है। एक ऐसा ढूंढूंगा जिसमें करंट नहीं गिवन रहेगा, मैं लिखूंगा, ठीक है। करंट आप एज्यूम कर लेते हो, ठीक है, सिमेट्री देख के। और ये ध्यान दिया जाता है कि मिनिमम नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स हम जनरेट करें, ठीक है। मिनिमम नंबर्स ऑफ वेरिएबल जनरेट करें। जैसे यहाँ I1 प्लस I2 ही मैं ले लेता I3 की जगह। ये I3 करंट हम लोगों ने लिखा है, यहाँ पर I1 प्लस I2 ले लेता तब भी काम चलता। तो I3 एक नया वेरिएबल नहीं आता, ठीक है। हम तो बस ऐसे रफली ले लिए हैं, इसको समझाने के लिए कैसे लिखोगे। अब इस लूप में आप मूव करो समझ में आ रही होगी बात। जब खुद से करंट हम लिखेंगे तो हमारा ये टारगेट रहेगा कि हम मिनिमम नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स जनरेट करें, ठीक। तो मिनिमम नंबर्स ऑफ वेरिएबल जनरेट करना हमारा टारगेट होगा। और सिमेट्री का यूज करेंगे, उसके लिए सिमेट्री आप यूज करोगे तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके रिड्यूस होते हैं, ठीक। यहाँ इस लूप में F से आप शुरू करो, F तक पहुंचो। तो इन लूप, ये किस में आप मूव किए थे, इन लूप AFCBA में मैं मूव किया था। अब मैं मूव कर रहा हूँ F से फिर F तक आ रहा हूँ, और ये लूप है FEDCF। अब इस लूप में F से E तक आओगे तो कोई ड्रॉप नहीं, F का पोटेंशियल क्या होगा, VF। आगे या इधर ये I3 करंट यहाँ फ्लो कर रही है,
R3 रेजिस्टेंस है और करंट के डायरेक्शन में ही हम मूव कर रहे हैं, तो ड्रॉप मिलेगा कितने के बराबर, तो I3 R3 के बराबर। यहाँ पहुंच गए D पर, कोई ड्रॉप पिन नहीं, C तक पहुंचे कोई ड्रॉप पिन नहीं, यहाँ पर पहुंचे तो देखो R2 रेजिस्टेंस है, I2 करंट मूव कर रही है इससे, और हम मूव कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, प्लस सॉरी ड्रॉप मिलेगा, माइनस I2 R2, ठीक। और यहाँ EMF है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल आप जा रहे हो तो क्या मिलेगा, गेन मिलेगा, तो प्लस E2, ठीक है। अब कहाँ पहुंच जाओगे, सीधे F पर, तो इक्वल्स टू BF, ये कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल जाएगा, E2 इक्वल्स टू इन दोनों का सम, तो आप देखो मिला हमें E2 इक्वल टू, कहीं लिख लो, E2 इक्वल टू इन दोनों का सम I3 R3 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3। तो इस तरीके से अगर कैपेसिटर भी होगा तो इसको हम अप्लाई करेंगे, तो ये तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब सर्किट में अप्लाई हो, जहाँ पर कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, जो आपके NCERT में भी दिए हैं। कुछ हमने कहा था कि किरचॉफ्स लॉ बताने के बाद आपको, और व्हीटस्टोन ब्रिज बताने के बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम कराएंगे, तो शायद कल के वीडियो में हम पहुंच जाएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज पर, इसको मैंने बता ही लिया है। तो अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको करा दूंगा जो कि इस पर पूछे जाते हैं जिस तरह के, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में।